वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 20 अप्रैल है। आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्या है जो सभी एग्ज़ामों आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक आज प्रश्न के रूप में उभर कर सामने आएंगे, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और उस पर महत्वपूर्ण मेन टॉपिक और सब टॉपिक को भी कवर करते जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी नए अभ्यर्थी अभी जुड़े हमसे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ लाइक और शेयर का भी बटन दबाएं, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको क्या अवेलेबल होता है, तो ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप आते हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पर तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पीटी प्लस मेंस का आपको मटेरियल टेस्ट अवेलेबल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। साथ में वीडियो एनालिसिस, करंट अफेयर्स, दैनिक जागरण, न्यूज एनालिसिस, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा वीडियो अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ आप लोग जो भी ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टेस्ट अवेलेबल है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार एसआई और एफसीआई, डीआरडीओ, इस प्रकार के बहुत से एग्ज़ाम, एयरफोर्स, इस प्रकार के जो एग्ज़ाम है उसके आप लोगों को टेस्ट यहाँ दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अभ्यर्थी हैं वो दोनों दे सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप युक्ति आईएएस का गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiias.in। साथ में कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर पर आप दिए गए ईमेल आईडी पर और दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बार कोड को स्कैन जरूर कर सकते हैं आप लोग, या टेलीग्राम का बार कोड है, इसे स्कैन करिएगा तो हमारा युक्ति आईएएस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां वहां पर विभिन्न प्रकार के आप लोगों को पीडीएफ पिक्चर अपलोड किए थे पीआईबी का। साथ में गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो साइट है उससे जो पिक्चर दिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन दिया जाते हैं, उसे वहाँ सेंड किया जाता है। तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम से जुड़िए और ताकि जो भी चीज़ें हैं आप लोग करते रहे। हमारा टैगलाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग, तो ये ज़रूर ध्यान में रखनी है, अपने मोबाइल को कोचिंग बनाइए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बहुत से प्लान चल रहा है, सबसे उसमें महत्वपूर्ण प्लान अगर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सेवाएं ले सकते हैं इसका, तो जिसमें लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू का सीरीज चलता है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लूसेंट बुक क्या है, अहम भूमिका अदा करता है, किसी भी अभ्यर्थी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप लोगों को 600 क्वेश्चन का एक सीरीज़ लाया गया है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पिरेंट आप शामिल हो सकते हैं। और इससे बाहर आपको कुछ नहीं होगा जीएस के पार्ट में, क्योंकि यह इतना बेहतर तरीके से कवर किया गया है। तो सारे क्वेश्चन जीएस के आपको लूसेंट बूस्टर पर आधारित होगा, लूसेंट बुक पर आधारित होगा, ये सीरीज़ होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र फी रखा गया 199 और यह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए, तो दोनों लोग शामिल हो सकते हैं। चलिए आज हम लोग बिना समय गवाए अब हम प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, जैसे ही प्रश्न आता है आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। एक्टिव मोड में कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दे सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर एक्टिव मोड में रह के काम कीजिए ताकि हम लोग भी और बेहतर तरीके से काम कर सके और चीज़ों को समझ सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो चीज़ें हैं कि हम लोग तो करंट को कवर करते हैं पर उसका आउटपुट आप लोग नहीं निकाल पाते हैं। और मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, जितने क्वेश्चन को आप लोग एग्ज़ाम हॉल तक कैरी कर पाइएगा, आपका सिलेक्शन उतना बेहतर तरीके से उभर कर सामने आएगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए, शर्माइए नहीं। सही गलत जो भी होगा प्रयास तो ज़रूर करना चाहिए। एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो बार बार प्रयास करने की ज़रूरत है, तो आप लोग प्रयास करते रहें। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट इनसाइडर जो रैंकिंग है 2022, प्रथम रैंक किस देश को प्राप्त हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रैंकिंग होता है कि जो प्रवासी लोग होते हैं वो किस देश में जाकर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो देश कितना बेहतर सुविधा उन लोगों को देता है, इससे संबंधित रैंकिंग होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन सी ताइवान। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी मैक्सिको है इसका सही उत्तर। इस देश में इस रैंकिंग में एक्सपर्ट इनसाइडर जो रैंकिंग है 2020, तो ये
इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते। देखिए एक दिया गया है, आप लोग दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैक्सिको है, उसमें वर्ष 2022 के लिए एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसे इंटरनेशनल नामक एक संस्था है द्वारा जारी किया जाता है। जबकि भारत इस सूची में क्या है, भारत इस सूची में 52 देशों की सूची जारी की गई थी इस रैंकिंग में, जिसमें 36वें स्थान पर। तो भारत के कौन सा रैंक है, सबसे पहले तो आप लोग को यह प्रश्न पूछ सकता है। तो ये भी है 36वां रैंक। कुल कितने देश है, 52 देश। उच्च सामर्थ्य स्कोर के साथ स्थान दिया गया है। तथा कुवैत रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे खराब देश माना है। ध्यान रखिएगा, भारत के बहुत से प्रवासी कुवैत जाते हैं, बहुत से देश कुवैत जाते हैं क्योंकि वहाँ रोज़गार के अवसर अधिक होते हैं। पर वहाँ पर रहने के लिए प्रवासियों के लिए जो एक स्टैंडर्ड लाइफ होना चाहिए, स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ पर नहीं है। इसलिए इस रैंक में कुवैत को रैंकिंग में सबसे ज़्यादा खराब देश माना है। तो इसके संदर्भ में देखिए शीर्ष 10 देश कौन है, ये आप लोग को याद रखना चाहिए। शीर्ष 10 देश है मैक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान, पुर्तगाल, स्पेन, संयुक्त राज्य अमीरात, और उसके बाद वियतनाम, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। साथ में लास्ट के जो 41 से लेकर 52 तक है, उसमें आपको कुवैत सबसे लास्ट में, न्यूजीलैंड उसके बाद है, हांगकांग पीछे से हम लोग आते हैं। तो 52 कौन सा हो जाएगा, कुवैत होगा, न्यूजीलैंड होगा, हांगकांग। इसी प्रकार आप लोग साइप्रस दे सकते हैं, लिस्बनबर्ग जापान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, इटली, माल्टा, जर्मनी और ग्रीस। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कौन सबसे लास्ट के जो 5 है कौन है। तो इस प्रकार आप लोग कवर कर सकते हैं, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है, सर्वेक्षण जो है विश्व के कुछ सर्वोत्तम संभव एक्सपर्ट गंतव्यों के एक नज़र डालता है, जो इस प्रकार के लोग जीवन का सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करते हैं, जो अपने जीवन की गुणवत्ता सुधार करने के लिए दूसरे देश या विदेश में जाते हैं। वो तो हमारे जो प्रवासी होते हैं वो किसी देश में इसलिए जाते हैं कि जीवन में सुधार हो, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। जो वर्तमान देश कहीं से भी कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो अपने देश की जो गुणवत्ता उसको उस देश जहाँ पर वो जाते हैं वो बेहतर मानते हैं, बेहतर समझते हैं, इसलिए वो जाते हैं। पर बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर जाते हैं तो इन गुणवत्ता को मेंटेन नहीं किया जाता है। तो इस संदर्भ में यह इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए आप लोग इस चीज़ों को समझ गए होंगे। शीर्ष 5 देश आप लोग याद कर लीजिएगा, लास्ट का 5 देश याद कर लीजिएगा, भारत की रैंकिंग याद कर लीजिएगा, कुल कितने देश होते हैं शामिल किए गए हैं, तो ये आप लोग को देख लेना है। पीडीएफ जब मिलेगा तो आप बेहतर तरीके से इससे और भी देख सकते हैं, जो भी चीज़ें इनसाइड आप लोगों को चाहिए न्यूज़ आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी बेहतर तरीके से हम लोग उभर कर सामने आए, क्योंकि बेहतर प्रयास आप लोग के लिए किया जा रहा है। तो सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए ताकि हम लोग और भी इनरिच होकर आप लोग के सामने आए, मटेरियल में इनरिच हो, और भी सोर्सेज हैं उनमें इनरिच हो, और भी फैकल्टी हमारे इनरिच हो। इसके संदर्भ में हम लोग बातों को समझनी चाहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, वर्ष 2025 के विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को चुना गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन चूज ऑन द होस्ट ऑफ 2025 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप। तो कहाँ वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप कहाँ होगा इस बार 2025 का, तो ये आप लोगों को प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर भी बताया जाएगा। तो ऑप्शन ए है बर्किंघम, ऑप्शन बी बेलग्रेड, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी टोक्यो होगा। टोक्यो में वर्ष 2025 का विश्व एथलीट दिवस होगा, और बर्किंघम में वर्ष 2022 का इस बार राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, जो कल लास्ट के वीडियो में चर्चा किया गया था। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। विश्व एथलीट जो परिषद ने वर्ष 2025 के लिए विश्व एथलीट चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए टोक्यो जापान को चुना है। जापान आपको देश का नाम भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, जापान शहर का नाम पूछे तो टोक्यो, इस रूप से आप लोग याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में यह अभी हाल ही में विश्व एथलीट परिषद की बैठक में यह घोषणा की गई कि वर्ष 2024 की विश्व एथलीट
क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप क्रोएशिया में होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। विश्व एथलीट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कहाँ होगा? क्रोएशिया में होगा। वर्ष 2024 का क्रोएशिया के मेंडोलिन में होगा, ध्यान रखिएगा, और पूला में आयोजित किया जाएगा। तो क्रोएशिया के 2 शहर में मेंडोलिन और पूला में यह आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को वर्ष 2026 में विश्व एथलीट क्रॉस जो कंट्री चैंपियनशिप फ्लोरिडा के तलाहासी में आयोजित किया जाएगा या फ्लोरिडा में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को करंट देखने को मिल सकता है, और ऐसे ही करंट आप लोगों को कवर करना है कि इससे कोऑर्डिनेटेड जो टॉपिक होते हैं उसको भी साथ में कवर कर लेना है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में 19वां संस्करण वर्तमान में ओरेगन जो यूएसए में आयोजित किया जा रहा है, और जो मूल रूप से 2021 में आयोजित होना था, पर कोविड के कारण यह नहीं हो सका, स्थगित कर दिया गया था। जब इसलिए इस बार 2022 में जो 19वां संस्करण है वर्तमान में यूएसए के ओरेगन में हो रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर, एक सेकेंड, साथ में याद रखना है हंगरी के बुडापेस्ट में 20वां संस्करण 2023 में होगा, इवेंट शुरू होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन के अनुसार काम करना है। बुडापेस्ट दिया गया है तो आपको 20वां संस्करण वहाँ होगा 2023 में। ओरेगन दिया हुआ तो इस बार 19वां संस्करण हो रहा है, और जबकि लास्ट जो टोक्यो में ओलंपिक होगा 2025 में होगा, वहाँ पर विश्व एथलेट चैंपियनशिप जो वहाँ होने वाला। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र पनडुब्बी है जिसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ CNS रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? एकमात्र भारतीय पनडुब्बी है जिसे यह सम्मान दिया गया है, चीफ नेवल स्टाफ CNS रोलिंग ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया है। तो ये कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए INS रक्षक, INS विक्रमादित्य, ऑप्शन सी INS सिंधुध्वज, INS दुर्गनी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसका सही उत्तर INS सिंधुध्वज है। और देखिए यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 35 साल के बाद यह अब सेवा मुक्त हो गया है, इसलिए इससे संबंधित आप लोग को प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो प्रश्न के रूप अलग हो सकते हैं, पर जरूर इससे प्रश्न होगा। देखिए जो सिंधुध्वज है इसे विदाई दिया गया, ये पिक्चर है, और साथ में यह जो पुरस्कार दिया गया था सिंधुध्वज को, उसका भी पिक्चर है। साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा, INS सिंधुध्वज एकमात्र पनडुब्बी थी जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इनोवेशन के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। किनके द्वारा किया गया, ये भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। साथ में INS सिंधुध्वज देश की 35 वर्ष या शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है, और यह रूस द्वारा निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी है। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ से आयात किया गया था, रूस से आयात किया गया था। सिंधु घोष श्रेणी की ये पनडुब्बी है जिसे वर्ष 1987 में नौसेना में शामिल कर लिया गया था। तो महत्वपूर्ण इसके कुछ की पॉइंट है, तो उसे जरूर कवर कर लेना है। क्या याद रखना है, किसने यह पुरस्कार दिया सिंधुध्वज को? प्रधानमंत्री हमारे देते हैं। कौन सा देते हैं? रोलिंग ट्रॉफी देते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी देते हैं। यह 35 साल या 35 वर्ष के बाद यह सेवा मुक्त हो गया। यह रूस के बना या निर्मित था, सिंधु घोष श्रेणी का यह पनडुब्बी था। वर्ष 1987 में यह सेना में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर से चैनल जो भी वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिए, आप लोग बहुत सी चीज़ें वहाँ पर आप लोग को दिया जाता है। और साथ में यूट्यूब का जो कम्युनिटी चैनल है उसमें आप लोग जरूर जाके वीडियो जरूर देखिएगा, पिक्चर जरूर देखिएगा। वहाँ पर कुछ अपलोड किया जाता है कम्युनिटी में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेन स्ट्रीम में नहीं बताई जा सकती है, तो वहाँ पर पिक्चर अपलोड किया जाता है और उससे बहुत ही परीक्षा उपयोगी होता है। युक्ति का प्रयास है कि ऑथेंटिक चीज़ों को आप लोग के सामने दिया जाए और आप लोग को परीक्षा में वो काम दे और कंफर्ट जोन में होकर आप लोग तैयारी करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न बात करते हैं। और विज़िट ज़रूर कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, बहुत सी चीज़ें हैं आप लोग कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने
एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है, अर्थात जो एविएशन जहाज़ होता है, यात्री जहाज़ एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है। द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च एविएशन पैसेंजर चार्टर। तो ये कौन लॉन्च किया है, तो देख लेते हैं। यूएसए सरकार, ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार या जापान की सरकार ने, या देश भी पूछ सकता है, यूएसए, ब्रिटेन, भारत और जापान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ब्रिटिश सरकार ने ऐसा किया है। और देखिए, ब्रिटेन ने इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत कोविड के दौरान भी कुछ कार्य किया था, कोई सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था, वो भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो इसे ज़रूर देखना चाहिए आपको। देखिए, इनोवेशन पैसेंजर चार्टर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, AOI द वॉइस ऑफ यूके एयरपोर्ट, उसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये आप लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए। चलिए देखते हैं ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है। ब्रिटिश सरकार एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया ताकि यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने का मदद मिल सके। केवल टिकट को बुक करना और आपको उस गंतव्य तक पहुंचा देना जहां तक आपने टिकट को बुक किया है, यही बस कार्य नहीं है इनोवेशन का। इनोवेशन का कार्य ये भी होता है कि जो अधिकार है यात्रियों को उसे भी बताना, इस रूप से भी काम करना। तो इसलिए नया चार्टर क्या करेगा, यह जानने का मौका देगा कि जो चार्टर उन्हें रद्द करने, देरी से सामान गायब होने सामान करना पड़ता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके अथॉरिटी क्या है, उन यात्रियों को इस संदर्भ में, एयरपोर्ट इनोवेशन के संदर्भ में उनकी शक्तियाँ क्या है, वो किस तरह रिजॉल्व करा सकते हो उन प्रॉब्लम्स को। तो इसके लिए एक चार्टर जारी किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे ये चार्टर विभिन्न देशों में भी लागू किया जाएगा, विभिन्न देशों के द्वारा उसी के अनुरूप। तो यह बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम है। नेक्स्ट है, हमें ब्रिटिश सरकार, इसे ब्रिटिश सरकार ने विमानन क्षेत्र के यातायात उद्योग के साथ साझेदारी से साथ विकसित किया है। तो यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा, याद रखिएगा यह नोट कुछ है। जैसे ब्रिटेन ने कोविड-19 के जो महामारी था दौरान इनोवेशन से संबंधित 22 सूत्रीय सहायता योजना प्रकाशित किया था। तो ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, 22 सूत्रीय सहायता योजना इनोवेशन के क्षेत्र में किस देश ने जारी किया, तो ब्रिटेन। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर प्रश्न क्या है, डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर DICRA डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री के में नवीनतम प्रविष्टि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जारी किया गया है। DICR जो है वो किस राज्य ने नए डिजिटल पब्लिक डोमेन के गुड्स रजिस्ट्री के साथ जारी किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। रियल टाइम इसमें डाटा अपडेट होंगे किसानों के लिए। तो ये आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना होना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना ने ऐसा कार्य किया है, बहुत ही कृषक के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जिसमें डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री नवीनतम प्रविष्टि के लिए घोषणा तेलंगाना की सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके सहयोग से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। DICRA डिजिटल पब्लिक गुड्स बनना, डेटा नीति खोलने, किसानों को सेवा प्रदान करने, खाद्य सुरक्षा के विश्व समस्या के समाधान के लिए अग्रिम शासन की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यह किस रूप से भी कार्य करेगा, ये आप लोग जान लीजिए, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। देखिए, जब प्रश्न इसी रूप से होते हैं, बस उसका मॉडिफाई किया रहता है प्रश्नों को। प्रश्न अगर बनाता है एग्जाम में तो किस रूप से बनाएगा वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर, कि हाँ वो उसके पास कौन सा मटेरियल, कैसा मटेरियल अपडेट है। तो देखिए, जो भी यहाँ पर दिया गया उसी रूप से, कि इस प्रकार से मान लीजिए आपको इस प्रश्न से ऑप्शन देगा तो इस रूप से भी दे सकता है, इसका उपयोग कहाँ हो सकता है, किस रूप से यह प्रतिबद्धता व्यक्त कर सकता है, यह ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को कवर करना है, छोड़ना नहीं है। साथ में तेलंगाना के राज्यपाल अभी कौन है, तमिलसाई सुंदरराजन जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं, महिला राज्यपाल हैं। और इसके तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है कंवल कुंतला चंद्रशेखर राव या के चंद्रशेखर राव, जिनका नाम है, हाल ही में बहुत चर्चा में रहे थे। तो ये ज़रूर आप लोग को याद रखना, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग को इनको छोड़ना नहीं है, इन सब प्रश्नों को
याद रखना है, एग्ज़ाम तक कैरी करना। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं तो करंट आते तो प्रश्न में देखने को मिलता है। जैसे भारतीय एयरटेल द्वारा घोषित भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु, अन अकेडमी मुख्यालय बेंगलुरु, बैजू मुख्यालय बेंगलुरु या रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु। तो ये ऑप्शन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी रूप से आप लोगों को देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बॉश कंपनी जो है BOSH जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जो इनोवेशन क्षेत्र में भी बहुत साउंड के क्षेत्र में कार्य करती है, तो इस रूप में बहुत ही पुरानी कंपनी है बॉश। तो इसमें ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु का जो मुख्यालय है वहाँ पर यह 5G एयरटेल का सर्वेक्षण किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से 5G शहरों जैसे कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में 5G का कार्य चल रहा है। बहुत जल्द 5G नेटवर्क हम लोगों को मिलेगा। बहुत जगह सफल परीक्षण भी किया गया है। भारतीय एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G नेटवर्क बेंगलुरु बॉश इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऑटोमोटिव में इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र है वहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और निजी नेटवर्क के लिए एयरवेव्स के जो होते हैं उसका आवंटन लेकर दूरसंचार और IT फर्मों के बीच संघर्ष के बीच 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पहले परीक्षण किया जाता है कि क्या संभावना क्या है, ये सब चीज़ों को देखा जाता है, इसलिए परीक्षण किया जाता है। तो ये भी आप लोग को प्रश्न में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा 5G नेटवर्क का परीक्षण कहाँ किया गया। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और हमारा सपोर्ट बनाते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। देखिए आप लोग जितना एक्टिव मोड में काम कीजिएगा वो आपके लिए फ़ायदा है। अगर आप लोग को लगता है कि केवल पढ़ के आगे बढ़ जाना चाहिए तो आप पर डिपेंड करता है, पर मेरे पर्सनल एडवाइस यही है कि कमेंट बॉक्स में प्रश्न देखते ही आंसर कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप एक्टिव मोड में रह कर काम कीजिएगा और एक्टिव मोड हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। चलिए, उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा जो हैं चुनी गई हैं, वो किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है? विच प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है जो मार्गरेट अल्वा हैज़ बीन द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड की ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो ध्यान रखना है, प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा किस स्टेट की थी? उत्तराखंड की। तो देखिए इस बार क्या है, 2 लोग इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी है। वैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में कौन है? राष्ट्रपति के चुनाव में किनका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दिए, कौन कौन खड़े हैं आप लोग बता सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के राज्यपाल मार्गरेट अल्वा विपक्षी दलों की संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेगी। साथ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो जगदीश धनखड़ को NDA का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के रूप में किया गया, संयुक्त दावेदार बनाया गया है। देखिए धनखड़ जी और कौन है? धनखड़ जी और अल्वा जी, मार्गरेट अल्वा, ये दोनों। मार्गरेट अल्वा 6 अगस्त 2009 से लेकर 14 मई 2012 तक उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तत्पश्चात 12 मई 2012 को वो क्या है वे राजस्थान के राज्यपाल थे। तो ये भी एक काम इस रूप से कार्य किए, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड के संदर्भ में यह प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को धरतीपुत्र के रूप में भी धनखड़ के द्वारा बोला जा रहा है कि धरतीपुत्र हैं। तो ये आपको इनके बारे में आज एडिटोरियल में छपा भी था, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया गया था, वहाँ इंक्लूड भी किया गया था इनके बारे में। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए करंट ऐसे ही बनते हैं। आप लोग जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया जा रहा है वो भी आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ PT प्लस मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक को कवर किया जाता है। तो PT के करंट वहीं से निकलते हैं, उसी को मैं वहाँ से कवर करता हूँ। तो आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस भी देख सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई? प्रथम डिजिटल लोक, यहाँ पर प्रथम होना चाहिए, तो भारत 2 बार रिपीट हो गया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम भारत की डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको बी होगा, राजस्थान में यह किया गया है।
तो इसका सही उत्तर राजस्थान होगा, डिजिटल लोक अदालत। देखिए, राजस्थान में भारत की प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष उदय उमेश ललित के द्वारा किया गया। तो यह प्रश्न पूछ सकता है किसके द्वारा किया गया है? उदय उमेश ललित के द्वारा। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन में यह उद्घाटन किया गया। और राजस्थान भारत का जो प्रथम AI पर आधारित लोक अदालत का अब निपटारा करेगा। ये क्यों जरूरी है? दो चीज़ों से समझ सकते हैं क्यों AI पर आधारित अब न्यायालय को करना चाहिए। जैसे देखिए, बिहार में हाल ही में एक जिला अदालत ने 108 वर्ष या 108 साल विचार विमर्श के बाद एक केस को सुलझाया है। तो देखिए, 108 साल के बाद जो व्यक्ति इसका फरियादी रहा होगा या जो इस मामले में जिस पर बनाया गया होगा केस, वो 108 साल तक जिंदा ही नहीं रहा होगा। तो देखिए कितना लंबा जिला अदालत के द्वारा ये कार्य किया गया। साथ ही साथ नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें स्पष्ट होता है कि भारत में अब तक के प्रत्येक मामले को सुलझाने के लिए कम से कम 324 वर्ष लगेंगे। जो वर्तमान मामला है, अगर उसको ड्यूटी आवर या जो प्रक्रिया उसके आधार पर संचालित करते हुए समाधान निकालने का प्रयास किया जाए तो न्यायालय को कितना साल लगेगा? 324 वर्ष लगेगा। तो ज़रूरी है कि AI आधारित कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए, जिसमें राजस्थान ने यह पहला कदम उठा भी लिया है। धीरे धीरे यह हर स्टेट में जा सकता है, जो भी स्टेट इसे अडॉप्ट करे। साथ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यह कल्पना लानी चाहिए ताकि विवादों का निपटार जल्दी से हो सके। ध्यान रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी वर्तमान में? A.V. रमना है। साथ में केंद्रीय और कानून न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। तो ये दो भी आप लोग को करंट है। आप लोग को 2 करंट और भी आप लोग को यहाँ पूछ सकता है कोड रिलेटेड करके, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत जो रैंकिंग ढांचा है नेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग को कितने श्रेणियों में दिया जाता है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जो रैंकिंग इन गिवन हाउ मेनी कैटेगरीज? तो 8 श्रेणी में, 9 श्रेणी में, 10 श्रेणी में या 11 श्रेणी में? तो इसका सही उत्तर क्या है? 11 श्रेणी में दिया जाता है। तो 11 श्रेणी आप लोग को ध्यान रखना है, 11 श्रेणी में दिया जाता है। तो क्या है 11 श्रेणी में? देखिए यहाँ पर आप लोग को सब यहाँ पर चर्चा किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इंडिया रैंकिंग 2022 11 श्रेणी यहाँ पर दिया गया। आप लोग PDF जब मिलेगा आप लोग देख सकते हैं। यह दिया जाता है किस किस क्षेत्र में? विश्वविद्यालय के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंधन, चिकित्सा, कानून, वास्तुकला, अनुसंधान, दंत चिकित्सा, फार्मेसी के क्षेत्र में दिया जाता है। 11 श्रेणी में दिया जाता है और वर्ष 2022 में यह श्रेणी दिया गया 11 श्रेणी में। जो ये कौन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का लोगो भी लगा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछ सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा यह जारी किया गया है 15 जुलाई 2022 को। तो महत्वपूर्ण है, यह किसके द्वारा जारी किया गया, यहाँ प्रश्न पूछ सकता है। कुछ बातें यहाँ ध्यान रखना है। क्या? जैसे यहाँ ध्यान रखना है जिस प्रकार रैंकिंग उसमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में टॉप कौन किया? IIT मद्रास को पहला रैंकिंग दिया। मेडिकल कॉलेज श्रेणी में एम्स नई दिल्ली को। प्रबंधन के क्षेत्र में IIM अहमदाबाद। ठीक है, 3 चीज़ें याद रखिएगा। और भी चीज़ें अगर जाननी है तो रैंक बाय देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। रैंक 1 2 3 10 तक कौन है, कौन कौन स्टेट को दिया गया। PDF मिले तो ज़रूर देख लीजिएगा। मद्रास, दिल्ली, बम्बई, कानपुर, खड़गपुर, तो इस प्रकार के रुड़की, इस प्रकार के प्रश्न दिए गए इंजीनियरिंग क्षेत्र में। तो ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान है, आप लोग पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये सब कवर करते रहिएगा। और लास्ट है प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है, क्या है? आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। वर्ष 2022 का भारत रंग महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? वर्ष 2022 में जो है भारत रंग महोत्सव का विच एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव इज द बिंग सेलिब्रेट इन ईयर 2022? तो 21वां है, 22वां है, 23वां है, 24वां है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 22वां होगा। इसका सही उत्तर 22वां संस्करण मनाया जा रहा है वर्ष 2022 में। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए
क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक सपोर्ट नहीं आप लोग बनाइएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस प्रकार के और भी PDF आप लोग को मिलेंगे। अब टॉपिक वाइज भी चीज़ों को कवर किया जाएगा। देखिए 22वां भारत रंग महोत्सव नाटक अभिनव का अनूठा अनुष्ठान, तो ये आप लोगों को लोगों के साथ जारी किया गया है एक मस्कट के द्वारा। देखिए वर्ष 2022 का रंग महोत्सव 2022वां संस्करण है। जो 22वां भारत रंग महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो NSD है नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? नई दिल्ली NSD के द्वारा। और वर्तमान में NSD के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल। ये देखिए BPSC के एग्जाम में आप लोग को प्रश्न इससे पूछा था कि NSD के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? परेश रावल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते। देखिए चर्चा में कुछ और ही रहेगा। उस वर्ष 20वां जो संस्करण हुआ था उस वक्त का यह प्रश्न था। उस समय कौन थे? परेश रावल जस्ट 2020 में आए थे, इसलिए प्रश्न पूछा था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD क्या है? इसकी स्थापना वर्ष 1959 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में हुआ था और वर्ष 2005 में से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा गया। हालांकि 2011 में इस स्थिति को रद्द कर दिया गया और वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं इसके? परेश रावल। इनको कौन नहीं जानता है? जो भी मूवी देखते हैं कॉमेडी मूवी, इनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा रोल किया जाता है और बहुत ही बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो ये बहुत चीज़ें हैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के रूप में शामिल किया गया है। देखिए यही सब करंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भी चीज़ें जानना है तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जुड़ सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, गूगल प्ले से आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल पर ही सारे चीज़ों को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।